दोस्तों, आज की मेरी कहानी है संपत्ति। महेश जी बाहर हाल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उनका बेटा ऑफिस से वहां पर आ गया और डांटते हुए कहने लगा, पिताजी, आपको कितनी बार कहा है कि आप अपने कमरे से बाहर निकलकर मत आया करो। अभी कोई रिश्तेदार वाले आ जाएंगे और वह लोग आपको यहाँ इस तरह हाल में बैठकर चाय पीते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब तो आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आपको तो आज तक चाय पीने का ढंग भी नहीं आया है। यह सब सुनने के बाद महेश जी के हाथ कांपने लगे। घर का नौकर भी उन्हें हैरानी से देख रहा था। नौकर के सामने महेश जी शर्मिंदा हो उठे कि घर का नौकर उनके बारे में क्या सोच रहा होगा। उन्होंने अपना मुंह बंद किया, चुपचाप चाय का गिलास टेबल पर रख दिया और स्टोर रूम में चले गए। बेटे बहू ने उन्हें इसी कमरे में रहने के लिए कहा था। घर के बाकी रूम तो उन लोगों ने रिश्तेदार के लिए सजा धजा तैयार खड़ा किया था। अपने ही बेटे के घर में महेश बाबू को एक मेहमान का कमरा तक नहीं मिल पाया था। बेटे बहू ने उन्हें गांव से लाकर स्टोर रूम में रख दिया था। वैसे तो महेश जी गांव में अकेले ही रहते थे, लेकिन अकेलेपन से उन्हें घबराहट होती थी। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा। पिता की बात सुनकर बेटे ने फैसला किया कि पिताजी को हम अपने साथ शहर ले आते हैं। जब वह बेटे के पास शहर आए तो बेटे ने भी उन्हें अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सारी जिंदगी महेश जी खेती किसानी का काम करते रहे। गांव में ही उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी। महेश जी ने बेटे को पढ़ा लिखा कर शहर भेज दिया था कि बेटा अच्छी नौकरी करेगा तो उनकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे को अच्छी नौकरी मिल तो गई। बेटा नौकरी भी करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन महेश जी के बेटे ने फोन पर बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है और वह उस लड़की से शादी करने जा रहा है। उसने अपने पिता की कोई राय लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। तब महेश जी और उसकी पत्नी सुमन जी मेहमान की तरह ही अपने बेटे के विवाह में शामिल होने के लिए आए थे। सारी रस्में और विवाह की सारी तैयारियां अमन के ससुर जी ने ही की थी। बस महेश जी से उन्होंने आधे पैसे ले लिए थे ताकि सब कुछ वह लोग शहरी ढंग से कर सकें। खाने में क्या क्या बनेगा, कौन सी रस्में रिवाज होंगी, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, यह सब कुछ उसके ससुराल वालों ने ही तय किया था। अमन भी अपने सास ससुर के कहे मुताबिक ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने माँ बाप से कोई मतलब ही ना हो। बहू की सखी सहेलियां तो उन लोगों का मजाक तक बना रही थी कि तनु की शादी कैसे गरीब परिवार में हो रही है, लेकिन तनु ने उन लोगों को डांट फटकार कर चुप करा दिया था कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ शहर में ही रहूंगी, न कि गांव जाऊंगी। मुझे तो गांव जाना तो दूर देखना भी पसंद नहीं आता है। यह सब सुनकर महेश जी और उनकी पत्नी सकेत से रह गए थे। उन लोगों ने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। वह लोग तो सोचते थे कि बेटे की शादी होगी तो बेटा बहू को लेकर जब छुट्टियों में घर आएगा तो पूरा घर भर जाएगा, लेकिन अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। महेश जी एक लंबी सांस छोड़कर रह गए थे और सोच रहे थे कि क्या सोचा था और क्या हो गया है। सोचा था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर शहर भेज दूंगा, लेकिन शहर भेजने के बाद बेटा पढ़ लिख कर शहर का ही होकर रह गया है। महेश जी ने अपने इकलौते बेटे को शायद वक्त के बहाव के साथ खो दिया था। खैर, बेटे की शादी निपटा कर वह लोग गांव चले आए थे। अब अपने बेटे से गांव आने के लिए कहना बेकार ही था। जब अमन के माता पिता की तबीयत बहुत खराब होती थी तब भी अमन गांव नहीं आ पाता था, बल्कि अपने माता पिता को कुछ रुपए पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लेता था। जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था तब उनका बेटा 3-4 दिनों के लिए गांव आया हुआ था। 3-4 दिनों में ही वह सारी क्रियाक्रम की रस्में निपटाकर वापस शहर के लिए रवाना हो गया था।
इधर महेश जी घर में अकेले छटपटा कर रह गए थे। उनके बेटे ने उन्हें एक बार भी अपने साथ शहर चलने के लिए नहीं कहा था। घर में अकेले रह रहकर अकेलेपन से उन्हें अब बहुत डर लगने लगा था। घर में अकेले रहने की वजह से उन्हें बहुत घबराहट होती थी और वह हमेशा बस यही सोचते रहते थे कि मैं अब अपनी सारी जायदाद अपने बेटे अमन के नाम कर देता हूँ, ताकि निश्चिंत होकर मैं अपनी आंखें मूंद सकूं। वैसे भी उन्हें हमेशा यही लगता था कि इस दुनिया में उनके बेटे के अलावा और है ही कौन। लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा एक ही चिंता सताती थी। वह हमेशा इसी ख्याल में डूबे रहते थे कि कहीं उनके भाई का लड़का, जो कि इसी गांव में रहता था, वह आकर इनके जमीन जायदाद पर कब्जा न कर ले। इसीलिए अमन के पिताजी शहर चले गए थे, ताकि बेटे को अपने दिल की सारी बातें बता सकें और उसे अपनी सारी गांव की जमीन जायदाद उसके नाम कर सकें। लेकिन बेटे को यह बात मालूम नहीं थी कि पिताजी गांव से शहर इसीलिए आए हैं कि अपने बेटे के नाम सब कुछ कर सके। उसके मन में तो एक ही बात उथल पुथल कर रही थी कि कहीं पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार हो गया तो पिताजी यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेंगे और हमेशा के लिए यही हमारे सर पर बैठे रहेंगे। वैसे भी बहू को ससुर जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अब अमन की पत्नी बार बार अमन से कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी गांव वापस कब जाएंगे। महेश जी के कान में भी यह सारी बातें पड़ चुकी थी और अब उन्हें समझ में आने लगा था कि ऐसे बेटे बहू को अपनी सारी संपत्ति देने का फैसला जो हमने किया है वह क्या सही है। ऐसे बेटे बहू को अपनी संपत्ति देकर मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। खैर महेश जी को एक दिन बहुत जोर से भूख लगी थी। भूख के मारे उनकी जान निकली जा रही थी। लेकिन बहू तो ससुर जी को वैसे भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसने अभी तक अपने ससुर जी को खाना तक नहीं दिया था। खाना खाने का समय तो हो ही गया था, इसीलिए वह खाना मांगने के लिए अपने कमरे से बाहर आए। बाहर आकर देखा तो कोई घर पर आया हुआ था, शायद कोई मेहमान था और बेटे बहू उन्हीं के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। बाद में पता चला कि अमन के ऑफिस से उनके बड़े साहब आए हुए हैं। जब उनकी नजर अमन के पिताजी पर पड़ी तो उनको देखते ही उनकी आंखों में नमी छा गई और वह कहने लगे, अरे अमन, तुम्हारे पिताजी भी यहाँ पर हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया और हमारे साथ खाना खाने के लिए तुमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। फिर अमन के बड़े साहब ने पूरा सम्मान देते हुए उनके पिताजी को डाइनिंग टेबल तक लेकर आए और बोले, अंकल जी, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए ना। खाना खाने का समय तो हो ही गया है। महेश जी चिढ़ते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए इनकार करते हुए कहने लगे, नहीं नहीं साहब जी, अभी हमें भूख नहीं लगी है, हम थोड़ा लेट से खाना खाते हैं। लेकिन अमन के बड़े सर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक कुर्सी उठाई और अपने पास लगाते हुए अमन के पिताजी को अपने पास बिठा लिया। अब तनु भी क्या कर सकती थी, उसने भी दिखावा करते हुए अपने ससुर जी को खाना परोस कर दिया। महेश जी खाना खाने लगे। खाना खाते हुए उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी, उनके माथे से पसीना छूट रहा था। वह मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उनकी आंखें धीरे धीरे भीग रही थीं कि कहीं बड़े साहब के जाने के बाद उनका बेटा उन्हें चार बातें ना सुना दे। वैसे भी जब महेश जी ने अपनी पलकों को उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा तो उनका बेटा अपनी नजरों से अपने पिता को घूर रहा था। बहू का माथा भी थोड़ा गर्म हो रहा था। खैर महेश जी ने जैसे तैसे करके खाना खाया, लेकिन खाना खाते हुए महेश जी का हाथ कांप रहा था तो थोड़ा सा खाना उनके कपड़े पर गिर गया। अब अमन के बड़े साहब तो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अमन और बहू अपने पिता को टेढ़ी नजरों से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब बड़े साहब उनके बेटे बहू के घर से चले गए तब अमन अपने पिता को डांटते हुए कहने लगा कि थोड़ी देर आपसे भूख शांत नहीं हो रही थी, क्या जरूरत थी कमरे से बाहर निकलने की। थोड़ी देर खाना नहीं खाते तो मर नहीं जाते आप।
और आप हमें एक बात बताओ, आपको कमरे से निकलने के लिए किसने कहा था? किससे पूछकर आप कमरे से बाहर निकल कर आते हैं? आपको तो खाना खाने का तौर तरीका तक नहीं आता है। कितने घटिया तरीके से आप कवर उठाकर खाते हैं। शहर में रहना है तो शहरी तरीके से खाना खाया जाता है। महेश जी की आंखों में आंसू निकल आए और वह रोते हुए कहने लगे, बेटा, इन्हीं हाथों से निवाला बना बना कर मैंने तुझे खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। क्या बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं? जो तू आज मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहा है, अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ इतना गंदा व्यवहार करने लगे तो कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा ना करे। तू यह सब इसीलिए कर रहा है ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? तो तू साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि पिताजी आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुशी खुशी चला जाता। रोज रोज मुझे अपमानित करके क्यों मेरे दिल को ठेस पहुँचा रहा है? आज महेश जी की सब्र की सीमा खत्म हो चुकी थी और उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आज वह बहुत गुस्से में है। अमन का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। वह भी गुस्से में अपने पिताजी से बोल पड़ा कि आपको यहाँ किसने बुलाया था? हमने तो आपको कभी बुलाया नहीं, पर आपने सोचा होगा कि शहर में बेटे का बढ़िया सा घर है, उसमें जाकर मौज से रहूंगा, तभी तो गांव से मुंह उठाकर चले आए आप। आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि आपके यहाँ आने से हमें और हमारी पत्नी को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? महेश जी रोते रोते कहने लगे कि बेटा, तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा, तुम अपने घर में हंसी खुशी से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं कभी भी तुम लोगों को परेशान नहीं देखना चाहता। मैं अब तुम लोगों को परेशान करने तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगा। मैं जल्द ही इस घर से चला जाऊँगा। अगले दिन सुबह सवेरे महेश जी पहली बस पकड़कर अपने गांव चले आए। उनका मन बहुत व्यतीत हो रहा था। एक हफ्ते बाद बेटे और बहू की शादी की सालगिरह थी। उनका मन नहीं माना तो वह बेटे के घर के सामने जाकर खड़े हो गए थे। शाम हो चुकी थी। घर में शादी की सालगिरह की पार्टी शुरू हो चुकी थी। जब वह घर के अंदर आए तो बहू ने उन्हें देखा और मुंह बनाते हुए कहने लगी, आइए आइए ससुर जी, लगता है आपको पता चल गया है कि आज के दिन ही हमारी शादी की सालगिरह मनाई जाती है, इसीलिए पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं आप आ ही गए हैं तो बिना शर्माए पेट पूजा कर लीजिए। अपने बेटे बहू को कोई भी उपहार देने की औकात तो है ही नहीं आपकी। तभी बूढ़े ससुर जी ने अपनी बहू को और बेटे को ऐसा उपहार दिया कि पार्टी में सन्नाटा छा गया। महेश जी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर अपनी बहू के हाथ में रख दिया। बहू, मैं आज यहाँ तुम्हारी पार्टी में खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तोहफा देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी शादी की सालगिरह का तोहफा इस लिफाफे में है। लो, ये रहा तुम्हारा तोहफा। लिफाफा खोलकर देख लो। बहू बहुत हैरान थी और बार बार लिफाफे की तरफ देख रही थी। उसके मन में एक ही चिंता सताई जा रही थी कि आखिर लिफाफे के अंदर ऐसा क्या होगा जो ससुर जी इतने गर्व से बोल रहे हैं कि लिफाफा खोलकर देख लो। बहू ने बहुत हैरानी से लिफाफा खोलना शुरू किया। बेटा भी लिफाफे में झांक कर देख रहा था। जब दोनों ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों ही हैरान रह गए। पार्टी में सभी लोग उत्साहित हो रहे थे, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस लिफाफे में ऐसा क्या है। तब महेश जी अपना गला साफ करते हुए बोले कि आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मैंने अपने बेटे बहू की शादी की सालगिरह पर क्या उपहार दिया है? तो आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। यह हमारी जमीन और गांव के घर के कागजात हैं। यह हमारी करोड़ों की संपत्ति है जो आगे चलकर मेरे बेटे और बहू को मिलने वाली थी, लेकिन अब मैं
सारी वसीयत बनवाकर एक अनाथ आश्रम में देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि हमारे बेटे और बहू को लगता है कि हमारी औकात फूटी कौड़ी की भी नहीं है और मैं अपने बेटे बहू के साथ बैठने के भी लायक नहीं हूँ। तो जब मैं इन लोगों के साथ बैठ नहीं सकता हूँ, इन लोगों के पार्टी में शामिल नहीं हो सकता हूँ, तो शायद इन लोगों को मुझ जैसे इंसान की मेहनत की कमाई का भी कोई काम नहीं है। शायद मेरी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति नहीं चाहिए इन्हें। इसीलिए मैंने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। बस यही सब बताने के लिए आज मैं गांव से यहाँ आया हूँ। बहू, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर में अपने औकात के साथ रहने। बहू, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो। इतना कहकर वह उन दोनों को वहीं छोड़कर अपने गांव चले आई। बेटे बहू की मनमानी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी। वह लोग सोचते थे कि महेश जी बूढ़े और कमजोर हैं इस उम्र में और वह कर भी क्या सकते हैं, लेकिन आज महेश जी ने ऐसा कुछ कर दिखाया था कि बेटे और बहू सतब से रह गए थे। पिता को बूढ़ा और लाचार समझकर बेटे बहू ने औकात दिखाई थी। वही बूढ़े और लाचार इंसान ने बेटे और बहू को उनकी औकात दिखा दी थी कि सभी लोग अमन और तनु का चेहरा देखकर हैरान थे और बाकी लोग छुप छुप कर हंस रहे थे। अपनी ही पार्टी में वह लोग बहुत शर्मिंदा हो चुके थे और उनके पिताजी अपना कारनामा दिखाकर वसीयत का करारा तमाचा अपने बेटे के गाल पर दे मारा था। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो वही बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में माँ बाप का सहारा उनके बच्चे होते हैं। अगर बच्चे ही माँ बाप का साथ छोड़ देंगे तो आगे उनका साथ कौन देगा। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप का दिल दुखाओगे तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, बल्कि उनकी सेवा करना और जितना हो सके उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहना। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।